नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिर्फ 25% किडनी पर जी रहे हैं लालू यादव। मीडिया में जानकारी देने वाले डॉक्टर को मिल चुका है नोटिस। यहाँ दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए सहयोगी आरएलपी चीफ के तेवर हुए सख्त। किसानों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने 3 संसदीय समितियों से दे दिया इस्तीफा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानून के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठी आवाज, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किया किसानों का समर्थन। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिर्फ 25% किडनी पर जी रहे लालू यादव, मीडिया में जानकारी देने वाले डॉक्टर को मिला नोटिस। जी हां दोस्तों, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है और वह रिम्स में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं, जबकि उनका इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद को मीडिया में अनधिकृत बयानबाजी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के कारा महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त लालू प्रसाद यादव की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य स्थिर है और उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद को उद्धृत कर कुछ टीवी चैनलों एवं अखबारों ने खबर दी थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गुर्दे केवल 25% क्षमता से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पूछे जाने पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि स्थानीय मीडिया में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिकित्सक रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद हवाले से खबरें आई थी, लेकिन जब इस बारे में डॉक्टर प्रसाद को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया तो उन्होंने लिखित तौर पर स्पष्ट किया कि उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं की है और जो भी जानकारी उनके हवाले से प्रकाशित या प्रसारित की गई है वह गलत है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया, रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में विगत दिनों जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित किया गया वह आधिकारिक नहीं है। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक है। यदि उनका इलाज कर रहे चिकित्सक ने कहीं कुछ कहा भी है तो वह उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कहा, अगर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच मेडिकल बोर्ड कर रिपोर्ट देगा। रिम्स निदेशक ने कहा, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का संस्थान में पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और न ही कोई चिंता की बात है। लालू प्रसाद यादव की जिस कथित स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनके गुर्दे खतरे के स्तर तक खराब होने की बात कही गई थी, उसके बारे में रिम्स के प्रवक्ता तथा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने बताया, यह सामान्य रिपोर्ट है, इसमें किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए सहयोगी आरएलपी चीफ के तेवर सख्त, किसानों के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने 3 संसदीय समितियों से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले कई हफ्तों से जारी है। इसी बीच इन कानूनों के विरोध में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। बेनीवाल ने कहा, निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हमने अपील भी की है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में होने के नाते मैंने पत्र भी लिखा कि अगर आप इन्हें वापस नहीं लेंगे तो हम एनडीए के समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे तथा एनडीए में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा। बिरला को भेजे पत्र में बेनीवाल ने संसद की उद्योग संबंधी स्थायी समिति, याचिका समिति व पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय परामर्शदात्री समिति से इस्तीफा देने की बात की है। बेनीवाल के अनुसार उन्होंने सदस्य के रूप में जनहित से जुड़े अनेक मामलों को उठाया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वह किसान आंदोलन के समर्थन में व लोकहित के मुद्दों को लेकर संसद की 3 समितियों के सदस्य पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। बेनीवाल ने यहां आरएलपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठी आवाज, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किया किसानों का समर्थन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के वरिष्ठ जाट नेता और बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वह दिल्ली की सीमाओं पर जाने के इच्छुक हैं, जहां किसान पिछले 24 दिनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में शुक्रवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों का समर्थन किया और कृषि कानून विरोधी एक धरने में भी शामिल हुए। यहाँ सर छोटू राम मंच के सदस्यों ने एक धरने का आयोजन किया था, जिसमें शामिल हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों का आंदोलन अब सबका आंदोलन है। सांपला में सर छोटू राम की प्रतिमा के पास ही सर छोटू राम मंच के सदस्यों द्वारा धरने का आयोजन किया गया था, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2018 में किया था।
जाने माने किसान अधिकार नेता के पोते वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के काफी प्रभावशाली जाट नेता हैं। वीरेंद्र सिंह बीजेपी में जाने से पहले 4 दशकों तक कांग्रेस में रहे। वह पीएम मोदी की पहली कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह अभी हिसार से भाजपा के सांसद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर कहा, मैं दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए उत्सुक हूं। वहां किसान 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त से नए कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। यह हर किसी का आंदोलन है। यह समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं पहले से ही मैदान में हूं और अपना मन बना चुका हूं। अगर मैं सामने नहीं आया तो लोगों को लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की फिर ताजपोशी तय। बैठक में बोले, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई मीटिंग में पार्टी के 20 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव तय करेंगे कि नेता कौन होगा। कांग्रेस की ये अहम बैठक करीब 5 घंटे चली। इसमें पार्टी को मजबूत बनाने के मसले पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम एक बड़ा परिवार हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें साथ काम करने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरसीपी सिंह होंगे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी। नीतीश ने पार्टी के नेताओं को दे दिया संकेत। जी हां दोस्तों, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, इसका जवाब नीतीश ने खुद दे दिया है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनके बाद आरसीपी सिंह ही सब कुछ देखेंगे। ये बातचीत जेडीयू की इंटरनल बैठक की है। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश का ऐलान, दरअसल गुरुवार को नीतीश कुमार अपनी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां उनकी अपने समर्थकों के साथ काफी देर तक बैठक हुई। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि उसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बाद सब आरसीपी बाबू ही देखेंगे। ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने ये संकेत दिया कि उन उत्तराधिकारी कौन होगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि चुनावी जनसभा में उनके ऐलान के बाद कई तरह की सफाई दी गई, लेकिन नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें 5 साल बाद भी इसी तरह सक्रिय रह पाना मुश्किल होगा। जाहिर है सवाल उठेगा कि नीतीश के बाद पार्टी कौन चलाएगा। लालू प्रसाद यादव की तरह उनके बेटे राजनीति में नहीं है। नीतीश लगातार कहते आए हैं कि वे राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ है। ऐसे में उनके परिवार से किसी के पॉलिटिक्स में आने की संभावना नहीं दिखती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल का जश्न हो सकता है फीका। मुंबई में नाइट लॉकडाउन की तैयारी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या ने आज 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए मुंबई में एक बार फिर से नाइट लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अभी से कमर कस ली है। कोरोना महामारी को देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में फिर से नाइट लॉकडाउन की तैयारी की है। बता दें कि क्रिसमस और नए साल के दौरान काफी संख्या में लोग नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में देर रात तक जश्न मनाते हैं। इसके साथ ही सड़कों पर भी काफी भीड़ हो जाती है। यही कारण है कि बीएमसी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बार फिर नाइट लॉकडाउन की तैयारी की है। अभी तक की खबर के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की तरह ही नाइट लॉकडाउन के भी नियम बनाए जा रहे हैं। इस दौरान रात में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 3,994 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,88,767 हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी एमपी ने शाह नीतीश को लिखा पत्र की यह मांग। जी हां दोस्तों, बिहार के सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से छेदी पासवान ने बताया है कि आखिरकार किस तरह उनके संसदीय इलाके में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। छेदी पासवान ने लिखा, पिछले 72 घंटे में रोहतास जिले में 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप के मालिकों को गोलियों से भूनने वाली घटना का भी जिक्र है, जिसको लेकर रोहतास के आम लोगों में भी आक्रोश का माहौल है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने एक बार फिर से यह
मांग की है कि रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह को सरकार सस्पेंड करे। उन्होंने पत्र में लिखा, पिछले 2 साल से आईपीएस सत्यवीर सिंह रोहतास के पुलिस कप्तान बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में कुछ ही घंटों में 5-5 हत्याएं हुई जा रही हैं। इसलिए कर्तव्यहीनता के कारण ऐसे एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। दरअसल बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था नीतीश कुमार सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। विपक्ष के साथ ही अब सत्ता पक्ष के अंदर से भी इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पूर्व बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने बिहार के डीजीपी से मिलने की बात कही थी। वहीं कानून व्यवस्था लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 महीने में 3 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। साथ ही अधिकारियों को अपराध पर रोक लगाने को लेकर सख्त निर्देश भी दिया है। इसके बावजूद बेखौफ अपराधी आए दिन प्रदेश में धड़ल्ले से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर से ऊपर अमित शाह का फोटो, हुआ विरोध तो हटा पोस्टर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से एंड पहले उनके एक पोस्टर को लेकर विवाद पनपा। मामला इतना अधिक गर्मा गया कि पोस्टर तक हटवा दिया गया। दरअसल इस पोस्टर में शाह का फोटो रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के ऊपर दिखाया गया। शुक्रवार को इसी पर बीरभूम जिले में बोलपुर के दौरे से पहले शांति निकेतन में कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। टैगोर परिवार के एक सदस्य ने इस तरह के होर्डिंग को अपमानजनक और वामपंथी दलों ने इसे अनादर बताया। भाजपा के नेता अनुपम हाजरा की तस्वीर भी उसी होर्डिंग में नजर आई। हालांकि हाजरा का आरोप है कि शाह के दौरे से पहले यह तृणमूल कांग्रेस की करतूत है। शांति निकेतन आश्रम के वासी और टैगोर परिवार के वंशज सुप्रिया टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ अपने नेताओं की तस्वीर लगाकर राजनीतिक दलों ने ओछी हरकत की है, यह अपमानजनक है। इसी बीच एसएफआई नेता और विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्र सोमनाथ साव ने कहा, फांसीवादी ताकतों द्वारा इस तरह की हरकतों से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। हम इस अनादर के खिलाफ रैलियां निकालेंगे। होर्डिंग पर बोलपुर शांति निकेतन संस्कृति विकास समिति का नाम था और इसे कैंपस क्षेत्र में बोलपुर के कुछ इलाकों में लगाया गया था। बाद में इन होर्डिंगों को हटा दिया गया। बता दें कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व चीफ शाह इससे पहले भाजपा की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे के बाद कोलकाता पहुंचे। बंगाल में वह 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव होने तक हर महीने प्रदेश के दौरे पर आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की अपील और कृषि मंत्री की चिट्ठी का असर नहीं, दिल्ली की सर्दी में किसान अब भी डटे। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवा के बीच भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन कर रहे इन किसानों को समर्थन देने कई सेलिब्रिटी भी लगातार पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को सिंगर बब्बू मान और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पहुंची। मोबाइल चार्ज करने में परेशान ना हो इसलिए किसान सोलर पैनल और ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। एक किसान अमृत सिंह ने बताया कि वे अपने साथ सोलर प्लेट लेकर आए हैं कि अगर फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो घर पर बात नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई सुविधा मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार क्या सुविधा देगी, वह तो हमारी मांग तक नहीं मान रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एमएसपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। यहाँ 3 तथाकथित झूठ हैं जिन पर शायद वह टिप्पणी करना चाहे। किसानों के विरोध का समन्वय करने वाली AIKSCC ने कहा है कि किसान 900 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेच रहे हैं, हालांकि MSP 1870 रुपए प्रति क्विंटल है। क्या यह झूठ है? प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि वह किसानों को भड़का रहा है। पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान इसी आरोप के जवाब में आया है। उन्होंने तबलीगी जमात और हाथरस मामले का भी जिक्र किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर राहुल नहीं तो प्रियंका को अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस, सोनिया गांधी के साथ बैठक में हो सकता है अहम फैसला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अगर खुद अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए या फिर उनके नाम पर कुछ भी किंतु परंतु हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर रजामंदी हो जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी ऐसे गैर गांधी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है जो सर्व स्वीकार्य हो। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम दिग्गज नेता अशोक गहलोत, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, AK एंटोनी, B चिदंबरम समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की निर्णायक बैठक में राहुल की मनाही के बाद विकल्प के तौर पर प्रियंका के नाम पर सहमति बन सकती है। इस फॉर्मूले पर 10 जनपद परिवार और पार्टी के रणनीतिकारों के बीच समझदारी बन गई है। बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका भी प्रियंका गांधी निभा रही हैं। उनकी पहल पर भी गुट 23 के प्रमुख नेताओं और सोनिया गांधी की मुलाकात और बैठक मुमकिन हो सकी है। सोनिया गांधी के साथ इस बैठक में कमलनाथ और प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं, जबकि गुट
गुट 23 के प्रमुख नेताओं में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल समेत कुछ अन्य नेता होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शामिल होने की भी संभावना है। यह जानकारी देते हुए कांग्रेस में प्रियंका के निकटवर्ती सूत्रों ने बताया कि जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच राहुल गांधी और उनकी टीम की कार्यशैली को लेकर आपत्तियां और सवाल है, उसे देखते हुए कमलनाथ के लिए भी राहुल के नाम पर सबको राजी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल के नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ को खुद सोनिया गांधी ने सौंपी है। लेकिन कमलनाथ ने अब तक जितने भी वरिष्ठ नेताओं से बात की है, उनमें ज्यादातर ने दबे स्वर में राहुल के नाम पर असहमति जाहिर की है। जबकि कुछ नेताओं ने तो सीधे सीधे यहां तक कह दिया कि हम बिना गांधी के कांग्रेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल की जगह अगर प्रियंका को पार्टी की कमान सौंपी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार में बिना लड़े कुछ भी नहीं मिला, ना इंसाफ ना हक, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, हाथरस जिले में कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाकर चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना लड़े कुछ भी नहीं मिला, ना इंसाफ ना हक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाथरस कांड को लेकर 2 ट्वीट किए हैं। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष व सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न इंसाफ और न हक। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा, हाथरस की बेटी के प्रति हुए अन्याय को लेकर अपनी नैतिकता की मौत के साथ अनैतिक भूमिका निभाने के लिए शोक प्रकट करने की खातिर भाजपा के नेता एवं समर्थकों को कम से कम 2 मिनट का मौन तो रखना चाहिए व स्वयं से क्षमा भी मांगनी चाहिए। आज हर बेटी बहन वाले परिवार को थोड़ी शांति मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर तंज, कहा जो आरएसएस की सोच है वही भाजपा का विचार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार के सारे काम छोड़कर किसानों के मुद्दे का समाधान करना चाहिए। गहलोत ने यहां कहा कि किसानों के आंदोलन से पूरा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़कर इसे सुलझाएं। गहलोत ने कहा, यह जो आपका अन्नदाता है उसके मान सम्मान का सवाल हो गया है। हम लोग जनप्रतिनिधि तो उनका आशीर्वाद लेकर जीतते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई फैसला वापस लेते हैं तो उसमें हमारा बड़प्पन दिखता है। यह लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? अपनी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यहां एक कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि किसानों के आंदोलन की बहुत चिंता हमें है। हमने यहां केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 3 कानून पारित किए, वे राज्यपाल के पास अटके हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि वे राष्ट्रपति के पास भेज नहीं रहे। गहलोत ने कहा, इन भाजपा वालों के इस रवैये के कारण ही किसानों में अविश्वास की भावना है और वे आंदोलन कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों पर संसद में चर्चा करवाती या उन्हें प्रवर समिति के पास भेज देती तो किसानों में विश्वास बना रहता कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जा रही है। गहलोत ने भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो आरएसएस की सोच है वही भाजपा की सोच है, जिसे आज पूरा देश भुगत रहा है। लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, न्यायपालिका, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लिस्ट आती है कि किसके यहाँ छापे डालने हैं, मॉनिटरिंग वहां से हो रही है। गृह मंत्री तो आप देख ही रहे हो, सरदार पटेल बन रहे हैं। हालात बड़े गंभीर है देश में। गहलोत ने कहा, लेकिन हमारी संस्कृति अलग है, हमारा दिल बड़ा दिल है, हम कभी दुश्मनी नहीं पालते। पिछली सरकार ने हमारे लोगों को कितना तंग किया, लेकिन सरकार में आने के बाद हमने दुश्मनी नहीं निकाली। हमने जनता के लिए अच्छे काम करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन व कोरोना ने देश व राज्यों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आगे आकर राज्यों की मदद करे, क्योंकि असली लड़ाई राज्य सरकारें लड़ती हैं। राजस्व की कमी एक चुनौती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय लक्ष्यों को भी बदलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार आचार संहिता लगने व कोरोना संकट के बावजूद उनकी सरकार ने 2 साल के कम अरसे में ही अपने 50% चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। राजस्थान सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 10,805 करोड़ रुपए के 1374 कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुरुआत की गई। इसके साथ ही गहलोत ने अध्यापकों के 31,000 पदों के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अगले साल 25 अप्रैल को करवाने की घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव, बिहार चुनाव के बाद पहली बार पिता से मिलेंगे।
जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पिता से मुलाकात करने शुक्रवार को रांची पहुंचे हैं। वे यहां रेडिएशन ब्लू होटल में ठहरे हैं। वे कल अपने पिता से मिलेंगे। शनिवार को लालू से मुलाकातियों का दिन होता है। इस दिन 3 लोगों को लालू प्रसाद यादव से मिलने की इजाजत दी जाती है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद पहली बार अपने पिता से मिलने पहुंचे हैं। इस बार बिहार चुनाव में राजद कांग्रेस महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें हासिल हुई। एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 125 सीटें जीतकर बिहार में अपनी सरकार बनाई है। तेजस्वी पहुंचे रांची, आज करेंगे लालू से मुलाकात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार की शाम रांची पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रांची पहुंचे तेजस्वी रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू प्रसाद से शनिवार को मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को होटल रेडिएशन ब्लू में राजद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बिहार चुनाव में राजद की अगुवाई में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बधाई दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।